सीक्वेंस को डिस्कस करने लगे हैं। रीएनालिसिस में ये बहुत आसान है बट कॉम्प्लिकेटेड है इन टर्म्स, अगर ये समझ आ जाए तो। इधर देखो भी क्या करना है। सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या होता है, ये ऐसे फंक्शन होता है विच इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू रियल नंबर्स या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब ये कि होगा क्या, इधर देखो, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन में हमारे पास क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर्स, और ये डिफाइंड है, और ये डिफाइंड है इधर से। तो इसका मतलब इसके को डोमेन या रेंज में हमारे पास क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स या फिर रियल नंबर्स। तो यहाँ हम डालते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, f(1), हमारे पास आंसर में क्या आएगा, f(2), उसको हमारे पास आंसर में क्या आएगा, f(3), एंड सीरीज गोज ऑन। ठीक है, तो हुआ क्या एक्चुअली, इधर देखो, 1 डाला नेचुरल नंबर्स में, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, सीरीज गोज ऑन, तो हमें क्या मिलता रहा, f(1), हमें क्या मिला, f(2), हमें क्या मिला, f(3), एंड सीरीज गोज ऑन। ऐसा ही हुआ ना, इनके दरम्यान कोमादार डाले थे। तो अगर सिक्का f(1) के अगर मैं ऊपर लिख दूं a1 a2 a3, तो ये जो a1 a(1) a(2) a(3) है, ये टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है। और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो ये जो है ना an, वेयर n बिलोंग्स टू अवर नेचुरल नंबर्स, ये जो ये चीज है ना, ये इसे कहते हैं भाई टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। और सीक्वेंस के टर्म्स के बारे में बहुत सारी बात सुनने वाली हुई है कि ये ऑर्डरली होते हैं। टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर ऑर्डर, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस आर ऑर्डरली। कैसे ऑर्डरली है, कि जैसे अब नेचुरल नंबर्स में हमारे पास 1 पहले आता है, 2 पहले बाद में आता है, तो जब हम सीक्वेंस लिखेंगे ना, जब मैं सीक्वेंस लिखूंगी a1 a2 a3 a4 सो तो क्योंकि 1 नेचुरल नंबर्स में पहले आता है, तो a1 भी पहले ही आएगा मेरे सीक्वेंस में, बाद में a2 आएगा, बाद में a3 आएगा, बाद में a4 आएगा, सीरीज गोज ऑन। ऐसा नहीं हो सकता मैं a5 को पहले लिख दूं, a6 को बाद में लिखूं, तो मैं सीक्वेंस के अंदर ऐसा नहीं कर सकती। सीक्वेंस की टर्म एक खास ऑर्डर में पड़ी होती है, उनका ऑर्डर किस चीज पर डिपेंड करता है, उनके जो नीचे सब्सक्रिप्ट में पढ़ा नहीं होता नेचुरल नंबर, इस पर डिपेंड करता है, इस चीज पर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे इस चीज पर डिपेंड करता है, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, इस तरह करते हैं, आपको कुछ सीक्वेंसेस की ना टर्म्स लिखकर दिखाते हैं, सीक्वेंसेस लिखकर दिखाते हैं ताकि आपको समझ आए। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिखते हैं, सीक्वेंस को ना रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सेकेंड, सीक्वेंस को ना रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, कर्ली ब्रैकेट्स ए एन, सॉरी मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बहुत ही बुरी लिखी है, मैं दोबारा लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, कर्ली कर्ली ब्रैकेट्स ए एन, या फिर हमारे पास ये एंगल ब्रैकेट्स आ जाती है, या फिर इनको तीसरी तरह लिखा जाए, ये जो हमारे पास एग्जैक्टली इन ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो ये तीनों जो ब्रैकेट्स है ना, इसमें हमारे सीक्वेंस को लिखा जाता है। मैं सीक्वेंसेस के कुछ एग्जांपल्स लिखवाती हूँ इस तरह के, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है हमारे पास, लेट्स से विच इज ए एन इज इक्वल टू 1/n, ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो अब मैं सीक्वेंस ये है, तो अब हम इसको लिखते हैं पूरी तरह, ऐसे लिखेंगे, देखो किस तरह। इसमें मैं अब n के अंदर मैं सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी नेचुरल नंबर्स, तो वी गेट 1/1, वी गेट अगेन 1 1/2, वी गेट 1/3। एक सेकंड, मैं जरा यहाँ से ना इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे वी गेट 1/4 सीरीज बोल रहा हूँ। तो ये मैंने एक अपना सीक्वेंस लिख दिया, तो ये मेरा एक सीक्वेंस है, तो मैंने दूसरा ये लेना, दिस इज, ये मेरा एक सीक्वेंस है। ठीक है, और बहुत सारे आप जितने मर्जी सीक्वेंस बना लो, ये लो, इस तरह मैं और सीक्वेंस लिख कर दिखाती हूँ, जैसे ये देखो, इज इक्वल टू एन स्केयर। अब एन स्केयर के अंदर मैं नेचुरल नंबर्स पुट करती जाऊंगी, जैसे एन स्केयर के अंदर लिख दो 1, वी गेट 4, वी गेट 9, वी गेट 16, वी गेट 36, सॉरी 25 36 ऑर्डरली, 25 36 एंड सीरीज हो। तो अगर आपने गौर से देखा, मैंने कहा था टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, ऑर्डरली होती है। ऑर्डरली मैंने लिखा था ना यहाँ पे, ऑर्डरली देखो, ऑर्डरली है, 4 बाद में, 4 पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, और टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस भी इंक्रीज करते जा रहे हैं, जैसे हम आगे प्रोसीड करते जा रहे हैं। फील किया आप लोगों ने चेंज को, यही सारी मुद्दे की बात थी। ठीक है, और यहाँ पे ना मैंने एक नोट लिखवाना है, वो नोट बहुत जरूरी है, अब यहाँ सिलेक्ट से लिख लेते हैं। वो ये है कि जो ए है ना, उसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारे पास nth टर्म होती है किसकी, सीक्वेंस की। ठीक है, चलो वेल डन। और ये जो ए है ना, ए एन, इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब ए1 अगर फर्स्ट टर्म है, तो ये क्या होगी भाई, सेकंड टर्म। ये कौन सी टर्म होगी, थर्ड टर्म। ये कौन सी टर्म होगी, फोर्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इसे आगे बढ़ते जाएंगे, टर्म ऑफ द सीक्वेंस है, तो आगे बढ़ते जाओगे, लास्ट में यहाँ पे एन हो गया, सीरीज गोज ऑन। ठीक है, चलो, अब जो सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस को फाइनाइट भी होता है, इनफाइनाइट भी होता है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं फाइनाइट सीक्वेंस को और फिर इनफाइनाइट सीक्वेंस को। अब ये फाइनाइट सीक्वेंस कब होगा और इनफाइनाइट सीक्वेंस कब होगा, आप जानते हो, फाइनाइट सीक्वेंस है तो इट मींस कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या होंगी, फाइनाइट। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इट मींस कि हमारे सीक्वेंस के अंदर आने वाली जो टर्म्स है वो क्या होंगी, इनफाइनाइट। यही पॉइंट की बात है, और लिखते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाकर। तो ये आ गया हमारी नेक्स्ट स्लाइड। सो सीक्वेंस आर फाइनाइट
एज वेल एज इनफाइनाइट। तो सीक्वेंस फाइनाइट भी होता है भाई और इनफाइनाइट। किस चीज पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल देखो, तो हम यहाँ लिख लेते हैं फाइनाइट सीक्वेंस पहले जरा। फाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास आता है, ये देखो, अगर मैं लिखूं ए एन, वेयर ए एन इज इक्वल टू एन स्केयर एंड, और जो एन स्केयर है ना, उस पर अगर मैं एक चीज लगा दूं, एक कंडीशन लगा दूं, इस तरह करूं, बल्कि एक सेकंड, इस तरह लिख दूं अगर मैं, एंड स्टार्ट फ्रॉम वन इट गोज टू के, तो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। मैंने क्या कहा, ये देखो, मैंने कहा मेरा एक सीक्वेंस है ए एन, जो स्टार्ट, जिसके अंदर नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होकर के तक है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो के है वो बीइंग फाइनाइट, तो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, बीइंग फाइनाइट। अब इसके एग्जांपल करते हैं, जैसे ये देखो, जैसे अगर मैं लिख दूं इज इक्वल टू एन, एक नेचुरल नंबर है, सॉरी एक एन है, और एन स्टार्ट फ्रॉम वन एंड टिल टेन, तो आई विल गेट वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन। सो ये मेरा सीक्वेंस है, जिसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? टेन, बिकॉज मेरा सीक्वेंस के अंदर जो के वैल्यू था वो टेन था। सो इसमें टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है, क्योंकि ये फाइनाइट है, टेन नंबर, दैट इज मेरा सीक्वेंस क्या हुआ भाई? एग्जैक्टली फाइनाइट। एग्जैक्टली। तो अब आज जो दूसरा सीक्वेंस करते हैं विच इज इनफाइनाइट, और भी एग्जांपल लिखवा देंगे, टेंशन नहीं आपकी लेनी। ओके इंशाल्लाह, ठीक है। सो अब आ जाओ इनफाइनाइट पर। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? इस टाइप का होता है, पहले येलो से लिख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हमारा नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी पर जाए। जैसे जैसे कैसे, चलो एग्जांपल करते हैं, इस फॉर्म के होंगे, इस फॉर्म के। तो एक एग्जांपल है, जैसे ए एन is equal to over 1 over n. So n is equal to 1 to infinity. So we get 1. So 1 over 1 is 1, 1 over 2, 1 over 3, 1 over 4, 1 over 5, 1 over 6 and 6 goes on. तो क्योंकि ये नेचुरल नंबर जैसे जैसे n बढ़ते जा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, और कोई एंडिंग पॉइंट तो है ही नहीं। हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं, मतलब कि चलते ही रहते हैं। इसी तरह ये सीक्वेंस भी चलता ही रहेगा। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे। वो ये जैसे 1, which is n starts from 1 to let's say 50 और 60, और इस तरह करते हैं, 50 60 ज्यादा बड़ा हो जाएगा, चलो 50 कर लेते हैं, ठीक है। अब ये लोग लिख लेते हैं इसमें। सो वी गेट ओके 1, 3, 5, 7 एंड सीरीज गोज ऑन टिल 50। तो ये लो मेरा ये सीक्वेंस आ गया, ठीक है। ये 2n-1 वाला कौन सा सीक्वेंस होता है? एग्जैक्टली ऑड नंबर। तो आई हैव इनडायरेक्टली रिटन ऑड नंबर्स का सीक्वेंस टिल 50। ठीक है, ये सीक्वेंस कौन सा? ऑड नंबर का टिल 50। सिमिलरली आप बहुत सारे ऐसे सीक्वेंसेस बना सकते हो, तो खुद से बना सकते हो, इसमें कोई इंटरेस्टिंग। इसी तरह जरा फाइनाइट सीक्वेंस की भी कोई एग्जांपल करते हैं, जैसे जैसे ये फाइनाइट की थी, सॉरी ये फाइनाइट सीक्वेंस की थी, मैंने इनफाइनाइट के ऊपर लिख दिया, रियली रियली सॉरी। सो ये फाइनाइट सीक्वेंस की थी, चलो इनफाइनाइट की भी एग्जांपल लिखते हैं थोड़ी सी और ये जैसे ठीक है, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे कौन सा आएंगे देखो 1। ओके ठीक है, हमने वाइट से लिखना था, ठीक है ठीक है। So we have 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 6 goes on. ये कौन सा सीक्वेंस है 2 1 वाला? एग्जैक्टली इवन नंबर्स का। ये इवन नंबर का सीक्वेंस है, ये ऑड नंबर का सीक्वेंस है। ये ऑड नंबर का सीक्वेंस टिल 50 था, और यहाँ पे जो मैंने लिखा वो इवन नंबर का सीक्वेंस है, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा कौन सी एग्जांपल है? इनफाइनाइट सीक्वेंस से। ठीक है, आई होप कि टिल नाउ आपको हर बात क्लियर हो। अब आज आगे बढ़ते हैं, विच इज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बाउंडेड भी हो सकते हैं और अनबाउंडेड भी हो सकते हैं। कैसे होंगे पता चलेगा बाउंडेड कब है और अनबाउंडेड कैसे? पहले बाउंडेड कंडीशन को देखते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगा? अ सीक्वेंस an is bounded if mod of an is लेस देन और इक्वल टू m, और m हमारे पास लेस देन इंफिनिटी है फॉर, और हमारे पास फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो होगा क्या कि अगर मेरे सीक्वेंस की टर्म्स किसी खास नेचुरल नंबर से छोटी हैं, किसी खास नेचुरल नंबर से छोटी हैं, तो मेरा नेचुरल नंबर जो मेरा सीक्वेंस है वो क्या होगा? बाउंडेड होगा। इसको एग्जांपल से देखते हैं, ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल an इज इक्वल टू n-1, ठीक है, सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस मैं कह रही हूँ बाउंडेड है, ये कैसे बाउंडेड? आप देखते हैं। अगर मैं सीक्वेंस को लिखूं तो आप जानते हो n की पावर इवन नंबर रखोगे तो 1 आता है, -1 की पावर इवन नंबर रखो तो 1 आता है, और -1 की पावर ऑड नंबर रखो तो -1 आता है। तो देखो -1 की पावर -1 रखेंगे तो -1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1, फिर ये सीरीज इतना चलेगी, ठीक है 1। ठीक है, सो दूसरे वाला लिखते हैं, ठीक है।
सीरीज गोज। तो देखा, ये जो नेचुरल नंबर, ये जो हमने लिखा सीक्वेंस, ये किससे, ये जो सीक्वेंस हमने लिखा है an -1 की पावर n, ये छोटा है, इसकी सारी की सारी टर्म्स जो है वो छोटी हैं 2 से। 2 से छोटी है ना, 1 -1 2 -1 -1, तो 2 से क्योंकि इसकी सारी टर्म छोटी हैं, दैट इज वाई क्या है, बाउंडेड है। ठीक है। और जैसे और ये जो n है नेचुरल नंबर्स, ये इधर के लिए, ये जैसे हम इसके अंदर इंजेक्ट करते जाएंगे नेचुरल नंबर्स, सीक्वेंस की सारी टर्म्स एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से, जो कि इन्फिनिटी से खुद छोटा है, उससे छोटी होती जा रही है, क्योंकि एक सारी टर्म्स किसी छोटी है एक पर्टिकुलर नंबर से, दैट इज वाई क्या हुई, बाउंडेड। और अब देखते हैं कि अनबाउंडेड होने का मतलब क्या है। ठीक है। ओके, तो अनबाउंडेड होने का मतलब ये है कि अगर वो बाउंडेड ना हो, इट मीन्स दैट अ सीक्वेंस an is unbounded if it is not bounded, unbounded if it is not bounded, अगर बाउंडेड ना हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल करते हैं, देखो इधर आ जाओ, एग्जाम्पल का है आपको। जैसे कि देखो an-1, तो ये अगर किसी को याद हो एग्जैक्टली, तो ये सीक्वेंस कैसे बनता है, 1 3 5 7 एंड सीरीज गोस। तो अगर आपने देखा हो कि जैसे जैसे इसके अंदर मैं नेचुरल नंबर्स पुट करती जा रही हूँ, तो सीरीज सीक्वेंस क्या है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो क्योंकि नेचुरल नंबर्स पुट करने से मेरे सीक्वेंस की टर्म बड़ी होती जा रही है, इट मीन्स वो कहीं पर ब्रेक नहीं लग रहा, और किसी, मुझे लगता भी नहीं कि आगे जाकर जब मैं और नेचुरल नंबर पुट करूंगी, वो किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से छोटी होगी, मुझे पता है ऐसा नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि ये सीक्वेंस है ना मेरा, ये क्या हुआ भाई, अनबाउंडेड। क्या होगा, बाउंडेड नहीं होगा। और भी ऐसे कुछ सीक्वेंस है जो बाउंडेड और अनबाउंडेड हो गए, वो चेक करते हैं, इस तरह के डिफरेंट सीक्वेंसेस लेते हैं, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज, पता है मैथ्स का एक ट्रिक है, मैथ में जितनी एग्जांपल्स करोगे, उनको मुख्तलिफ एंगल से देखोगे, आपको उतना अच्छा समझ आएगा। हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिले। ठीक है। ओके। जैसे देखो, अभी मैंने एक सीक्वेंस लिखवाया था विच इज दिस 1 और n। अच्छा, मैं इसको लिखते दिखाऊं कैसे बनता है। ये 1 बनता है, 1/2 बनता है, ये 1/3 बनता है, ये 1/4 बनता है, ये 1/5 बनता है, एंड सीरीज गोज ऑन। तो अगर हम इसे गौर से देखो, देखो 1 1/2, अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ ना, ये देखो यहाँ पे, ये 0 ये 1, तो पहला सीक्वेंस मेरा टर्म ये मैं येलो से चूज करती हूँ। ठीक है, ये लाइन, पहला टर्म मेरा 1 है इस सीक्वेंस का, विच इज दिस, सॉरी एक सेकंड, ये लो, पहला टर्म मेरे सीक्वेंस का 1 है, जो कि ये है। ठीक है। दूसरा है 1/2, 1/2 1 और 0 के बिल्कुल दरम्यान में ये है 1/2। उसके बाद 1/3 है, वो यकीनन यहाँ है, विच इज वो 1/3, और 1/4 यकीनन यहाँ है। अब देखो, और 1/5 यहाँ है। जैसे देखो सारी वैल्यूज यहाँ है, जितनी मर्जी पुट करते जाओ, 1 की वो अंदर, 1 और 1000 भी इधर पड़ा होगा, तो सारे सीक्वेंस की टर्म 0 और 1 के दरम्यान में ही आ रही है। फील किया किसी ने, किसी एग्जैक्टली सारी जो सीक्वेंस की टर्म है ना, वो लेस देन और इक्वल टू 1 है। सारे सीक्वेंस की जो टर्म है ना, वो लेस देन इक्वल टू 1 है, क्योंकि सारे सीक्वेंस की टर्म जो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ये भी हमारे पास कौन सा सीक्वेंस है भाई, बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस की एग्जांपल। ठीक है, एवरीबॉडी यहाँ पे, चलो बेटा आ जाओ थोड़ा और एग्जांपल करते हैं। इस तरह एक और सीक्वेंस लेते हैं, an, हम ले लेते हैं, इस तरह करते हैं, हाँ 1/n1। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, और देखते हैं जरा। चलो बस रेड से लिख लेते हैं। ठीक है। सो वी गेट, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये है ना अनबाउंडेड है। कैसे अनबाउंडेड है, ये ऐसे अनबाउंडेड है कि जो हमारा an है ना, विच इज दिस, ये an जो है, ये इंफिनिटी को अप्रोच करता है एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। मीन्स दैट ये कैसे अनबाउंडेड है कि जैसे जैसे मैं नेचुरल नंबर्स बढ़ाती जाऊंगी, तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस भी बढ़ती जाएंगी। मतलब अगर नेचुरल नंबर्स इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और उसमें नेचुरल नंबर इंजेक्ट करने से मेरा फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है, इट मीन्स कि मेरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस किसको अप्रोच करें, इंफिनिटी को, क्योंकि मेरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस भी किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर से छोटी नहीं है। दैट इज वाई मेरा सीक्वेंस क्या होगा, अनबाउंडेड। आपसे चेक भी कर सकते हो नंबर को डाल के। ठीक है। तो ये था हमारा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, अच्छा ठीक है, उससे पहले एक नोट है, पढ़ लेते हैं कि लिखा हुआ, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस में नॉट बी यूनिक। मैं अभी अपने थोड़ी पहले कहा था कि जो हम आगे जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स बढ़ाते जाएंगे, मैंने कहा था कि 1 2 3 4 5 6 एंड गुसीज हो, तो मैंने कहा था फिर A1 आएगा, मैंने कहा था A2 आएगा, A3 आएगा, A4 आएगा, और उसके बाद A5 आएगा, है ना। तो उसके बाद हमारे पास A5 आएगा, ये कोमा 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 कोमा। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि जैसे जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स बढ़ता जा रहा है, मेरी an की टर्म्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। वो यहाँ पे यही रहा है ना, एग्जैक्टली यही हो रहा है। बट अब यहाँ का लिखा हुआ है कि जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना, वो मे नॉट बी यूनिक। इसका मतलब है, हो सकता है कि ऐसा हो, an कोमा A2, उसके बाद A3 आए, फिर A1 आ जाए, फिर A3 आ जाए।
मतलब टर्म जो सीक्वेंस में आने वाली है वो रिपीट भी हो सकती है। एग्जैक्टली मैम, हो सकती है। आपने कहा था ऐसा नहीं होगा, ऑर्डरली होती है। हाँ बेटा, ऑर्डरली हो सकती है, लेकिन अगर उसके अंदर रेपिटेशन आ जाए तो ऐसा भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है। ओके, येलो यूज करते हैं, येलो। ओके, यहाँ से ये देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीक्वेंस है विच इज, जो मैंने पहले भी लिखवाया था, ए एन पावर एन। इसके ना दो ही आंसर निकलते हैं। अगर मैं इसके अंदर नेचर इन कैप ना ऑड नंबर पुट करूंगी एन के अंदर, आई विल गेट -1। और अगर मैं इसके अंदर इवन नंबर पुट करूंगी, आई विल गेट +1। सो -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब जो मर्जी कर लो, इस चीज जो ये सीक्वेंस है, इसके अलावा कोई नंबर और नहीं दे रहा। जितने मर्जी नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू एन आप इसमें इंजेक्ट करते जाओ, हमें मिलेंगे -1 और 1 भी। इस दोनों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। तो क्योंकि हमें हर नेचुरल वर्ड करने के बाद सीक्वेंस के टर्म आगे बढ़ तो रही है, बट हमें एक पर्टिकुलर नंबर्स को के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर में ही भर रही, मतलब एक पर्टिकुलर नंबर ही आंसर में आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। तो इट मींस ऐसा सीक्वेंस जिसमें सीक्वेंस की टर्म नेचुरल में पुट करने से आगे के मूव तो कर रही है, मतलब बढ़ तो रही है, बट उसमें टर्म जो है वो रिपीट कर जाए, तो ऐसा सीक्वेंस नॉट यूनिक होता है। मतलब मैथ्स में यूनिक का मतलब होता है ओनली वन। इसका मतलब यूनिकनेस जरूरी नहीं है, सीक्वेंस में यूनिकनेस नहीं होती। मैंने ये ऑर्डर जरूर होता है कि पहली टर्म से बड़ी होगी दूसरी में, बट क्या होता है कि वो यूनिक नहीं होती। वो ऐसा मैंने सीक्वेंस खुआ दिया आपको, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल भी इसकी की जा सकती है, अगर किसी को याद आ रही हो तो। ये है, देखो। देखो ऐसे एक सीक्वेंस होता है विच इज कॉल्ड, सो एन लिख लेता, विच इज 1, सॉरी, ठीक है। अब देखो ये भी तो एक सीक्वेंस है ना, लेकिन सीक्वेंस मेरे पास एक कॉन्स्टेंट टर्म पड़ी हुई है। अब मैं इसका जो मर्जी नेचुरल पुट करूं, मैं 1 की जगह भी 1 आएगा, 2 आएगा, 2 पुट करूं तब भी 2 आएगा, 3 पुट करूं तब भी 2 आएगा, 4 पुट करूं तब भी 2 आएगा। मतलब जो मर्जी नेचुरल पुट कर लो 2 ही आएगा, बिकॉज मेरी जो रेंज है ना, ये कोड डोमेन है इस फंक्शन की, वो डिफाइंड है ऑलरेडी, इसका आंसर 2 है। तो ऐसी टाइप फंक्शन क्या कहते हैं बेटा? एग्जैक्टली कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस एक स्पेशल टाइप, इसे कहते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, आई होप आपको बात समझ आई। आज जब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अब फंक्शन इंक्रीज कब करता है, डिक्रीज कब करता है, वो सुनते हैं। पहले इंक्रीजिंग वाली कंडीशन देते हैं, उसके बाद डिक्रीजिंग वाली। फंक्शन इंक्रीज कब करता है? अगर नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, अगर नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बड़ी हो प्रीवियस टर्म से, तो हमारा सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? इंक्रीजिंग। जैसे ये देखो, जैसे देखो। ओके, तो देखा नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस बड़ी है। 4 इज ग्रेटर देन 1, 9 is greater than 4, 16 is greater than 9, 25 is greater than 16. Similarly, 36 is greater than 25। तो प्रीवियस टर्म छोटी है नेक्स्ट टर्म से। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म ऑन द सीक्वेंस बड़ी हो फ्रॉम द प्रीवियस टर्म, तो उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? एग्जैक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है और दूसरे सीक्वेंस जिसे कहते हैं, बल्कि वहां लिख ही लेते हैं, जिस स्टेडीली और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कौन सा सीक्वेंस होता है? ऐसा सीक्वेंस जिसमें नेक्स्ट टर्म, टर्म को स्पेलिंग तो वो बड़ी हो या इक्वल हो प्रीवियस टर्म के, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने ऊपर लिखवा दी। ये चीज हमारे पास कौन सी है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे ये देखो। ओके, हम लिख लेते हैं, विच इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, सॉरी 16 नहीं, 14। तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिकॉज अगर आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है? एग्जैक्टली नेक्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म। सिमिलरली और भी इसके एग्जांपल्स लिखी जा सकते हैं, जैसे देखो ए एन, ए पावर एन, ये हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये भी हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका नेचर में पुट करते जाओगे फंक्शन ऊपर जाता है, जैसे ग्राफ भी इस किस्म का होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ तो अच्छा करके बनाए थे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, और अच्छा, और भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस की जरा एग्जांपल हो सकती है, जैसे ये देखो ए एन इज इक्वल टू 2 पावर एन, विच इज इक्वल टू 2, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5 एंड सो ऑन। तो ये देखो क्या आएगा? 1, 4, 8, 16, 32, उसके बाद एग्जैक्टली 64 एंड एवरीथिंग सीरीज गोज ऑन। तो ये सारे हमारे पास कौन सी सीक्वेंस है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब आ जाते हैं विच इज नेक्स्ट थिंग, विच इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब फंक्शन जो हमारा सीक्वेंस और डिक्रीजिंग तब होगा कि अगर नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस छोटी हो प्रीवियस टर्म्स।
ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, डिक्रीजिंग। कैसे, जैसे ये देखो, तो देखो क्या आएगा, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सीक्वेंस की जो प्रीवियस टर्म है ना छोटी होती जा रही है। 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2, और 1/4 छोटा है 1/3 से, 1/5 भी छोटा है 1/2 से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नजर है किस तरह, बिकॉज नेक्स्ट टर्म इज छोटी द प्रीवियस टर्म। ठीक है, और एक और चीज आती है जिसको यही डिस्कस कर लेते हैं, विच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होने का मतलब ये है कि अगर नेक्स्ट टर्म जो है वो या तो छोटी हो या फिर इक्वल हो प्रीवियस टर्म के, बिल्कुल सेम है जैसे यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था। तो ये जो एग्जांपल है इसकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस की, डिक्रीजिंग सीक्वेंस की और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे ये देखो, an इज इक्वल टू n⁻−1, या फिर हाँ ये देखो, ये सीक्वेंस हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसकी पावर n है, मतलब n के अंदर नेचुरल नंबर पुट करते जाओगे तो -1 है, तो इट मीन्स के इसका ग्राफ इस किस्म का बनेगा, ऐसा। ये डिक्रीज हो रहा फंक्शन, देख सकें, देख पा रहे हो, इधर से देखते हैं रेड ग्रीन से, ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है सर, ये मैंने ग्राफ था, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसका ग्राफ, और ये इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस और डिक्रीजिंग सीक्वेंस के एग्जांपल्स भी साथ साथ दिखते जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ हो। अच्छा ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विच इज लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि हमारी जो सीक्वेंस की टर्म्स है ना, वो एक फिक्स नेचुरल नंबर है, उसे उसको अप्रोच कर रही है। मीन्स कि जैसे जैसे हम एन को बढ़ाते जाएंगे, जैसे ए एन है ना हमारे पास, ए एन, तो हम जैसे जैसे एन को बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि एन की जो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना उसमें हम बढ़ाते जाएंगे, मतलब इसका, और अब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5, जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स में आगे प्रोसीड करते जाएंगे ना, टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना किसी एक खास नंबर को अप्रोच करेंगे। अप्रोच करने से मुराद ये है कि वो जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना, वो एक खास नेचुरल नंबर्स के करीब होती जाएंगी। ठीक है, मतलब ये कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस से मुराद ये है कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है ना वो अप्रोच और करती है। अप्रोच की जगह हम लिख देते हैं, मैं एक लफ्ज खुद से बना रही हूँ, आई होप कि आपको सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिकम्स क्लोज टू एनी फिक्स्ड नेचुरल नंबर। तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ना जैसे जैसे नेचुरल नंबर्स बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे ना, जो भाई टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जैसे यहाँ पे देखो, एक सेकंड पीछे से दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो सीक्वेंस ये है मेरा, मैं कौन सा कलर यूज करूँ, इस तरह कहता है शुड यूज ग्रीन है। सो ये देखो, ये मेरा सीक्वेंस है। ठीक है, जैसे कि मैं इसमें नेचुरल नंबर पुट करते जाऊंगा ना, मैं तो मुझे इन दी एंड नेचुरल नंबर पुट करने के बाद ना क्या मिलेगा, या तो रियल नंबर्स मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे, मतलब मेरी कोड डोमेन है। तो मेरे कोड डोमेन में ऐसा कुछ नंबर आएंगे जो किसी खास पर्टिकुलर नेचुरल नंबर्स के बहुत करीब के होंगे, मतलब उनके बहुत क्लोज होंगे, क्योंकि मेरे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक खास नंबर के बहुत करीब है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ उस नंबर को अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो वो जो जिस नंबर को के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, जिस नंबर के बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं, उस नंबर को क्या कहेंगे, उसकी लिमिट कहेंगे। जैसे देखो, ग्राफिकली दिखाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से यहाँ पे ना एक नंबर है विच इज सी, सी के बजाय हम एक नंबर लिख लेते हैं ए भी नहीं लिख सकते, नंबर लिख लेते हैं जी। तो जैसे जैसे एक मैं नेचुरल नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, मेरे टर्म्स सीक्वेंस के बहुत करीब आती जा रही है, ये बहुत यहाँ यहाँ आ गई, या इसके राइट में आ रही है या इसके लेफ्ट पर आ रही है, बट इसके ऊपर नहीं आ रही, मतलब कि मेरे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस यहाँ नहीं आ रही है, इसके करीब में आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ पे आ रही है टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्योंकि जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यहाँ आ रही है, उनके करीब पड़ी हुई है, इट मीन्स उसकी लिमिट है, तो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस की लिमिट जी होगी। ठीक है, आई होप आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया हो। तो लिमिट क्या कहती है कि अगर एल कोई फिक्स नंबर है, एल इज कोई फिक्स नेचुरल नंबर, फिक्स नेचुरल नंबर या लोग, हाँ ठीक है, एन हमारे पास, तो फिक्स नेचुरल नंबर्स को छोड़ो, इस तरह हम कहते हैं एल इज कॉल्ड लिमिट, एल इज लिमिट ऑफ ए एन, जो कि हमारे पास ऑफ ए एन सीक्वेंस, इफ जो ए एन ना हमारा, ए एन लिमिट, चलो मैं यहाँ से लिख ही लेते हैं, ए एन लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज ए एन अप्रोचेस टू एल। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, ये देखो बहुत गौर से देखना। ए एन अप्रोचेस टू, यहाँ पे एल लिख लेते हैं, बहुत ही बुरा लिखा गया एल, यहाँ से वापस आते हैं। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी ओवर ओवर सीक्वेंस एल अप्रोचेस टू एल। ठीक है,
an approaches to L as n approaches to infinity, मतलब ये जैसे जब n बढ़ाते जाओगे, नेचुरल नंबर्स बढ़ाते जाओगे, कोई खास नेचुरल नंबर होगा ऐसा जिसके बाद कोई खास ऐसा नेचुरल नंबर है जिसके बाद मेरे सीक्वेंस के सारे की सारी टर्म्स एक खास नंबर के बहुत करीब आ रही हैं। वो खास नंबर के क्योंकि बहुत करीब आ रही हैं, तो वो खास नंबर उस सीक्वेंस का क्या होगा, लिमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारा an अप्रोच कर रहा है l को एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। ठीक है, तो इट मीन्स के an अप्रोच कर रहा है l को, इट मीन्स कि an का जो डिस्टेंस है l के साथ वो बहुत छोटा है। तो इस तरह हम करते हैं एक बहुत, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है उसके बहुत बहुत करीब है, मैंने यहाँ ग्राफिकली दिखाया कि बहुत 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 करीब है, यहाँ बस इसको l लिख लेते हैं क्योंकि बहुत 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 करीब है। तो इसका डिस्टेंस में हम एक छोटा सा डिस्टेंस लेते हैं, तो हम इस तरह करते हैं, छोटे डिस्टेंस को दिखाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। और एप्सिलॉन बहुत छोटा डिस्टेंस है, तो लिमिट के और सीक्वेंस के टर्म्स का डिस्टेंस बहुत छोटा है, वो छोटा डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, एप्सिलॉन से। और फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n नॉट, अब एक खास नेचुरल नंबर के बाद टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, एक खास नेचुरल नंबर के बाद टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस का जो डिस्टेंस है ना एल से, वो बहुत छोटा हो गया, वो बहुत छोटा हो गया या फिर लेस हो गया, किससे, एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन क्या है, खुद एक बहुत छोटा डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जो एन नोट है ना, जिसके बाद सीक्वेंस की टर्म का डिस्टेंस एप्सिलॉन से छोटा हो रहा है ना, वो एन नोट जो है ना, वो हमारे एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है। और वो एन नोट एक फिक्स नेचुरल नंबर है, फिक्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अभी कैसे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस है और बाकी सब कुछ मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। तो इतना करते हैं, पहले एग्जांपल करते हैं समझ से। लिमिट, सॉरी पीछे करना, हाँ सॉरी, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4/x/2। ठीक है, अब इसका आंसर जो है वो 4 आता है। तो इट मीन्स दैट ये जो फंक्शन मैंने यहाँ लिखा है, ये अप्रोच करेगा 4 को एज x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, दिस फंक्शन अप्रोचेस टू 4 एज x अप्रोचेस टू 2, जैसे an approaches to l, an approaches to l as n approaches to infinity. ठीक है, approaches means that the distance between the limit or the terms of the sequence is very small. ठीक है, approaches का मतलब क्या है, कि टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस और हमारी जो लिमिट है, देखो एक नेचुरल लिमिट कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल नंबर है इसके, जिसके बहुत करीब हमारे नेचुरल, हमारे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस है वो है, क्योंकि वो उसके बहुत करीब है, दैट इज हम उसको कहते हैं, क्योंकि वो उसके बहुत करीब है तो उसकी लिमिट्स है। ठीक है, और जरा कुछ और समझते हैं यहाँ से, और मैं थोड़ा डेरिवेशन करके दिखाती हूँ इधर आदित्य साथ वाले। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर वो ये कॉन्सेप्ट सीक्वेंस को और समझते हैं। मतलब मैंने कहा ए एन माइनस एल का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, वो छोटा डिस्टेंस एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन नॉट। अब ये एन नॉट जो है एक नेचुरल नंबर है, इसको मैं जरा ग्राफिकली समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे ये देखो मेरा ना, ये मेरा पास ना, ये मेरा सीक्वेंस है। ठीक है, तो जब मैंने इसके अंदर नेचुरल नंबर्स पुट करते जाऊँ, यहाँ मेरा A1 आ रहा है, यहाँ मेरा A2 आ रहा है, ये मेरा A3 आ रहा है, ये मेरा A4 आ रहा है, सॉरी A4 है। लेट्स से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये A1 है, A2 A3 A3, तो जैसे कि ना मैं अगर एन नॉट में ले लूँ, इसका गुड लेट्स से 10 है, मैं एन नॉट को समझाना चाहती हूँ एन नॉट क्या है। तो अगर मैं जो एन नॉट लेती हूँ ना 10, तो मेरे पास जो सीक्वेंस की एन नॉट के बाद क्या होता है, एन नॉट मेरे पास ये है विच इज A10। A10 के बाद ना देखो, मेरी पहली टर्म यहाँ है सीक्वेंस की, दूसरी टर्म यहाँ आई, तीसरी टर्म यहाँ आई, फोर्थ टर्म यहाँ आई, लेट्स से मेरी फिफ्थ टर्म ना यहाँ आई, सिक्स टर्म मेरी यहाँ आ गई, सेवन टर्म मेरी यहाँ आ गई, एट टर्म मेरी यहाँ आ गई, और नाइन टर्म मेरी यहाँ आ गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, 10 के बाद ना, 10 के बाद मेरे सीक्वेंस के सारी जो टर्म्स है ना वो इधर आने लग गई। A11 ये है, A12 ये है, तो मतलब सारी सीक्वेंस की जो अगली टर्म है ना वो इधर जमा हो गई। पहले टर्म सीक्वेंस की पूरे मेरे इस रीजन में, रीजन नहीं मैं मतलब कि फैली हुई थी, मैं ये सिर्फ रफ सा आइडिया देना चाह रही हूँ कि कोई चीज नहीं जो मैं बना रही हूँ, नहीं ऐसी चीज है, बस मैं एक रफ सा आइडिया देना चाह रही हूँ हो क्या रहा है। तो जो हमारे टर्म्स और सीक्वेंस इधर 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 आ गए हैं, सारे टर्म्स और सीक्वेंस यहाँ आ गए, क्योंकि वो यहाँ पे आ गए है ना। तो ये जो रीजन है ना, लेट से ये जो रीजन है, इस रीजन पे जहाँ पे सारी टर्म्स और सीक्वेंस इकट्ठी हो रही है ना, वहां पे हमारा नेचुरल नंबर अगर पड़ा हुआ है लेट से 9, तो इसका मतलब है कि जो ए एन है ना, मतलब टर्म्स और सीक्वेंस है आफ्टर 10, वो अप्रोच कर रही है किसको, 9 को। ठीक है, एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और मेरे पास फॉर एन नॉट इज इक्वल टू 10। ये कहानी समझ आई कि नहीं सबको, आई होप कि आपको आई हो। ठीक है, और समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ना, तो अच्छा देखो, अब मैंने कहा डिस्टेंस बिटवीन ए एन और मेरी लिमिट के बहुत छोटी है, और कितनी छोटी है, साइलेंस से छोटी है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड को हटाकर हम इसको लिख सकते हैं ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन। सो ए एन इज प्लस एल, और यहाँ से एल, सॉरी यहाँ पे हमारे पास, अच्छा ठीक है, प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं।
ओके, तो यहाँ से ना हम कह सकते हैं एक और बात भी कि जो हमारा ए एन है ना, हमारा सीक्वेंस है, वो कन्वर्ज कर, अब उसकी लिमिट एल है, तो लिमिट एल होने का मतलब ये कुछ मतलब होता है, मतलब कुछ टर्मिनोलॉजी से डिस्कस करने लगे हैं, वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, टू एल, और एल क्या है, उसकी लिमिट है, ठीक है। और जो यहाँ पे एप्सिलॉन है ना, वो आर्बिट्रेरी है, मतलब हम कुछ भी एप्सिलॉन ले सकते हैं, जो भी एप्सिलॉन लोगे ना, जो भी एप्सिलॉन लोगे वो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा, और उस एप्सिलॉन पर हमारा ये एन नॉट डिपेंड करेगा, ठीक है। और एप्सिलॉन हमेशा याद रखना, जो एप्सिलॉन होगा ना, वो छोटा होगा किससे, एन नॉट से, एन नॉट की वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन से एक पॉइंट या बहुत सारे पॉइंट्स आगे हो सकते हैं, हमेशा बड़ी ही होगी, चाहे वो एक पॉइंट क्यों ना। हमारा जो एप्सिलॉन है वो आर्बिट्रेरी है, लेकिन जो ये है ना हमारे पास एन नॉट, वो डिपेंड करता है किस पर, एप्सिलॉन पर, ठीक है। और जो एल है ना, उसको क्या कहते हैं भाई, लिमिट पॉइंट। और लिमिट पॉइंट को कहते हैं, जो है उसका ए एन की लिमिट एल है, तो इट मीन्स कि हमारा सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है किसे, एल को। तो एक सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करनी हो, ये कन्वर्जेंट कब होता है, तो अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो कन्वर्जेंट होता है। ऑल्दो हमने आखिर आज डिस्कस करना है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने का मतलब है, लेकिन मैंने सोचा यहाँ कर देती हूँ, ठीक है। ये बात सबको समझ आई, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करते हैं ताकि कहानी जरा क्लियर हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, विच इज दिस, ए एन इज इक्वल टू, थोड़ी लिमिट तो पहले लगाई लें, ठीक है। ओके, तो हमारे पास 1/n, वेयर जो ए एन है विच इज इक्वल टू 1/n, वो अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ठीक है। अगर आपने गौर से देखा हो ना, गौर से देखा हो, तो इस सीक्वेंस की जो लिमिट है ना, वो जीरो है। जीरो इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, इसकी लिमिट सीक्वेंस की क्या है, जीरो है। इट मीन्स कि मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, लिमिट की जो डेल्टा साइलेंट डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन है इसे डेल्टा साइलेंट डेफिनेशन कहते हैं। अगर मैंने साइलेंट नहीं कहते, डेल्टा, चलो डेल्टा साइलेंट डेफिनेशन कहते हैं लिमिट की। तो ये देखो ऐसा आएगा, ए एन माइनस ये जीरो है, तो जीरो माइनस लेस देन एप्सिलॉन। अब यहाँ मेरा ए एन कहता हूँ, चलो यहाँ पे आ गए ए एन ओवर एप्सिलॉन। अब ए एन हमारे पास क्या है, 1/2, सॉरी 1/n, वो लेस देन है एप्सिलॉन के, ठीक है। बात समझ आई सबको यहाँ तक, वेल डन। अब मैंने इसको जरा लिख दिया। अब मैंने कहा था कुछ एप्सिलॉन है की चॉइस है ना, वो आर्बिट्रेरी है, कुछ भी ले लो। अब इस अगर मैं एप्सिलॉन को ले लेती हूँ, कुछ भी एप्सिलॉन ले लो, तो मैं इस तरह तो एप्सिलॉन को ले लेती हूँ 10, मेरी मर्जी एप्सिलॉन 10 लेना है। अब मुझे बताओ, अगर मेरा एप्सिलॉन 10 है, तो मैंने कहा था एन नॉट क्या होगा, उससे बड़ा। एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन एप्सिलॉन से बड़ा होगा। क्योंकि मैंने एप्सिलॉन 10 लिया है, तो मैं एन नॉट को 11 ले सकती हूँ, मेरी मर्जी है। लेकिन 11 के बाद सीक्वेंस के सारी टर्म्स का डिस्टेंस, और हमारी लिमिट का डिस्टेंस, सीक्वेंस के सारी टर्म्स का डिस्टेंस, और मेरे यहाँ पे लिमिट जीरो है, लिमिट जीरो है। आई होप को बताओ कि सीक्वेंस का लिमिट जीरो होती है, ठीक है। इस आफ्टर 11, मैं कह रही हूँ ना, अगर एन नॉट इज ग्रेटर देन, मतलब यहाँ से लिख लेते हैं एन इज ग्रेटर देन 11, तो 11 के बाद सीक्वेंस की सारी टर्म का डिस्टेंस और जीरो का डिस्टेंस 10 से लेस होगा, एग्जैक्टली 10 से लेस होगा, ये वाली बात है। यदि -1 इज लेस देन 10 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। बात समझ आई कि नहीं? आई होप कि आपको यहाँ टेल तक ना तक समझ आई। अगर आपको क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पूछ सकते हो, लेक्चर नोट्स, प्ले लिस्ट और सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को अगर मिले तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को भी हिट करो यार, ठीक है। चलो आज भी आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, उसे पढ़ लेते हैं। अनबाउंडेड सीक्वेंस में नॉट हैव लिमिट। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस के बाद ना लिमिट नहीं होती, ऐसा क्यों होता है? मैंने कहा था कि जो लिमिट होती है ना किसी भी सीक्वेंस की, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास टर्म्स ऑफ सीक्वेंस एक पर्टिकुलर, एक फिक्स नेचुरल नंबर के बाद, जो एन नॉट के बाद मेरी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस एक बहुत एल के या कोई भी नंबर के बहुत करीब हो जाती है, क्योंकि उस नंबर्स के बहुत करीब हो जाती है, इसलिए वो क्या होती है, उसका लिमिट होती है। लेकिन जो अनबाउंडेड सीक्वेंस होती है ना, अनबाउंडेड सीक्वेंस, वो किसी खास नेचुरल नंबर के करीब ही नहीं होती, क्योंकि वो किसी खास नेचुरल नंबर के करीब ही नहीं होती। दैट इज वाई वो अनबाउंडेड होती है, ठीक है। बिकॉज वो किसी खास नेचुरल नंबर को अप्रोच नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे लिख लेते हैं वैसे, बिकॉज इट डज नॉट अप्रोच फिक्स नेचुरल नंबर, किसी फिक्स्ड, चलो ठीक है, इट बिकॉज इट कैन नॉट अप्रोच एनी नंबर। वो बढ़ती जा रही है, तो आगे किसको अप्रोच करेंगे, ठीक है, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो जैसे ए एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाता है, दैट इज व्हाट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिमिट ऑफ द सीक्वेंस तो हो गया। आज जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में क्या होगा? अगर लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, अ सीक्वेंस an is convergent if
लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी एज एन ए एन इज ए एन अप्रोचेस टू एल। अगर इसका आंसर हमारे पास जो ए एन है ना एल, वो एक फिक्स नंबर आ जाए, या फिक्स नेचुरल नंबर, ये भी चलो फाइनाइट आ जाए, तो हमारे पास जो सीक्वेंस है ना वो क्या होता है, कन्वर्जेंट। अगर हमारे पास जो एल है वो एक फाइनाइट नंबर आ जाए, मतलब लिमिट ऑफ द सीक्वेंस कोई फाइनाइट नंबर आ जाए, इन्फिनिटी ना आए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट। और अगर डाइवर्जेंस को समझते हैं, अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट if limit n approaches to infinity but over a n approaches to infinity। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहोगे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, बिकॉज हमें लिमिट जो हमारे पास है ना एल, वो इनफाइनाइट आ रही है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही भाई, दैट इज वाई हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, डाइवर्जेंट। ठीक है, एग्जैक्टली exactly। तो यहां से हैशटैग पॉइंट लिखना वैसे, डाइवर्जेंट सीक्वेंस डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट, उनको कोई लिमिट पॉइंट नहीं होता, बिकॉज उनके जो आंसर इन्फिनिटी पर डज नॉट हैव लिमिट पॉइंट। और हैशटैग पॉइंट्स हमारे पास कौन से आ जाते हैं, अच्छा, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट 0 आ रही हो तो हमारे पास नल सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस हैविंग लिमिट हैविंग 0 एज लिमिट, 0 एज लिमिट कॉल नल सीक्वेंस। अब ऐसे सीक्वेंस को ज़हन में आ रही है इसकी लिमिट है लो, वो मैंने लास्ट में लिखवाई है, एग्जैक्टली वही है वाली है, ए एन इज इक्वल टू 1 है, इसकी जो लिमिट है वो 0 आती है, 0 इज द लिमिट पॉइंट, इज द लिमिट। तो ये एग्जांपल लिख लो, लिमिट ऑफ द ए। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल हुई। ठीक है एवरीबॉडी टिल नाउ, क्या वर्ल्ड है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज बाउंड्स ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा एक्चुअली आई रियली वांट कि मैं सारा कुछ एक ही वीडियो में सीक्वेंसेस का खत्म करूं, इसलिए मेरी तो वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ पूरी देखिएगा, बिकॉज इससे काफी आपको हेल्पफुल रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर सीक्वेंस के बाउंड्स क्या होते हैं, अगर टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस जो कि रियल नंबर्स की है, वो अगर m और n से, मतलब टर्म्स ऑफ सीक्वेंस अगर किसी चलो इस तरह लिखते हैं, देखो ये क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, then the numbers, a sequence of real number, then the numbers n and m is called upper and lower bounds, upper and, तो lower and upper लिखना है, चलो lower and upper bounds if of an, चलो an सीक्वेंस की है, if तो कब होंगे, if small n is any real number that over terms of the sequence is less than m। अगर मेरे सीक्वेंस की सारी टर्म्स मेरे स्मॉल n से छोटी हो, मेरे स्मॉल m से छोटी हो, तो स्मॉल n में मेरे पास क्या होगा, लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। ये क्या है, लोअर बाउंड, लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड किसकी है, ए एन की, जो कि मेरा सीक्वेंस है, उनके सीक्वेंस की सारी टर्म्स इससे छोटी है। ठीक है, वेल डन। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स मेरी बड़ी हो, सॉरी यहां से मैंने गलत बोल दिया, सीक्वेंस की सारी टर्म्स मेरे स्मॉल m से बड़ी हैं, दैट इज वाई मेरा स्मॉल m क्या है, लोअर बाउंड है, बिकॉज सीक्वेंस की सारी टर्म्स मेरे स्मॉल m से बड़ी हैं। अगर सीक्वेंस की सारी टर्म्स मेरे ग्रेड कैपिटल M से बड़ी हो, छोटी हो, अगर भी सीक्वेंस की सारी के सारी टर्म्स मेरे स्मॉल कैपिटल M से छोटी हो, तो मेरा कैपिटल M जो है, कैपिटल M जो है वो अपर बाउंड होती है, किसकी, ए एन। ठीक है, अभी बात समझ के नहीं, जैसे यहां से ना देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, तो एग्जांपल येलो से कर लेते हैं, जैसे ये देखो क्या आएगा, 1/1, 1/4, इसके बाद, अच्छा ठीक है, ओके एक सेकेंड, एक सेकेंड, 1/4 वी गेट, 1/9 वी गेट, नन 1/, ठीक है, 1/9 एंड देन वी गेट 1/16, 1/25, 1/36, 1/46, 49 एंड सीरीज गोज ऑन। तो अगर आप गौर से देखो, ये यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, तो अगर आप गौर से देखो, जैसे जैसे एन बढ़ता जा रहा है, एन बढ़ता जा रहा है, जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है ना, वो 0 से छोटी होती जा रही है। देखो, 1 1 से बड़ा है, उसके बाद देखो 1/4 0 से छोटा, 1/9 0 से छोटा, 1/16 0 से छोटा, 1/25, 1/36, सारी जो टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस है वो किससे छोटी होती जा रही है, चलो 0 से नहीं बल्कि 1 से छोटी हो रही है, हाँ एग्जैक्टली ठीक है, 1 से छोटी हो जा रही है। तो जब ए एन इज इक्वल टू 1/n² लेस देन है किसके, 1 के, सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस जो है हमारे पास, अगर आप गौर से देखो तो किसके लेस देन है, 1 के, दैट इज व्हाई दिस m इज द अपर बाउंड।
सो 1 इज अपर बाउंड बिकॉज सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, छोटी है, अपर बाउंड ऑफ 1/n स्क्वायर सीक्वेंस। ठीक है, आई बात समझ, बिकॉज सीक्वेंस सारी टर्म्स क्या है, उससे छोटी है, 1 से छोटी ही आ रही है, या 1 के इक्वल भी है, 1 की इक्वल या उससे छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, और छोटी है, दैट इज वाई मेरा सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, और उसकी अपर बाउंड जो है हमारे पास 1 है। ठीक है, वेल डन। और उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। अब जो सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ सीक्वेंस, अगर अपर बाउंड अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड की समझ आ गई, तो इन्फीमम और सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस की भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस, चलो ठीक है, लेट हमारे पास ए एन कोई सीक्वेंस है, बी सीक्वेंस, एंड जो m इज इक्वल टू m1 m2 गोज ऑन ए एन, चलो ठीक है, इतना चलने दो। हमारे पास सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड है, सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड है, किसकी, सीक्वेंस की, सीक्वेंस के सारी अपर बाउंड्स है ऑफ ए एन, देन सुप्रीमम ऑफ ए एन एज, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा, पहली बात ये है कि जो सुप्रीमम ऑफ एम, चलो एम को मान लेते सुप्रीमम है, एम जो है वो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ ए एन, पहली बात ये, इफ इट इज अपर बाउंड, पहले उसे अपर बाउंड होना जरूरी है। अगर तो कह रही हूँ कि एम जो है वो सीक्वेंस का सुप्रीमम है, तो पहले जरूरी है कि उसको अपर बाउंड होना जरूरी है। और दूसरी कंडीशन ये है मेरी, यहाँ से जरूर ऊपर लिख लेते हैं, विच इज दैट, दूसरी कंडीशन ये है कि जो मेरा सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस है ना, सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन, इट शुड बी स्मॉलर देन ऑल दी अपर बाउंड्स, उसको एम आई तक सूट करा देते, इट शुड बी स्मॉलर देन ऑल अपर बाउंड्स, उस तमाम अपर बाउंड छोटा होना चाहिए ऑफ ए एन। यार लास्ट एग्जांपल से देखते हैं, बहुत गौर से देखने वाली बात है, चल यहीं से आ जाते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। मैंने कहा भाई टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन और इक्वल है 1 के, क्या मुझे बात सोच के बताना, अगर वो वन 1 के सारी टर्म्स ऑफ सीक्वेंस 1 से छोटी है, तो क्या ये 2 से छोटी नहीं है, क्या ये 3 से छोटी नहीं है, क्या ये 4 से छोटी नहीं है, क्या ये 5 से छोटी नहीं है, क्या ये 6 से छोटी नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहां तक पहुंचे थे नंबर, ये सारे जो है ना नंबर्स, क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स इन सारे नंबर से छोटी हैं, तो ये सारे नंबर्स उसके क्या होंगे, लोअर बाउंड्स, सॉरी अपर बाउंड्स होंगे, रियली सॉरी अपर बाउंड्स होंगे। तो उन सारे नंबर से जिससे सीक्वेंस की टर्म छोटी है, 1 से भी छोटी है, 2 से भी छोटी है, 3 से भी छोटी है, 4 से भी छोटी है, 5 से छोटी है, 6 से छोटी है, इन सब में से ना जो m है ना, 1 है ना, 1 वो उसकी सुप्रीमम है, क्योंकि सुप्रीमम 1 कैसे है, 1 वो सबसे छोटा नंबर है, जो कि इससे सीक्वेंस के सारे नंबर जो टर्म्स है छोटी, तो 1 सबसे छोटा नंबर है हमारी अपर बाउंड्स के अंदर से, और 1 उस सबसे छोटा नंबर है, इससे सारे टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या है, छोटी है, तो यहाँ पे 1 जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए एन बी है, सुप्रीमम ऑफ ए एन बी है, इस ए एन में हमारे पास ये वाला आ रहा है। ठीक है, समझ आई सुप्रीमम क्या होगा, आई होप कि समझ आई हो। इसी तरह दूसरी चीज करते हैं विच इज कॉल्ड इनफीमम, इनफीमम भी आ गया समझ अगर सुप्रीमम आया। इनफीमम ऑफ ए एन इज, इनफीमम ऑफ ए एन इज पहली बात ये कि जो स्मॉल एम इनफीमम है ए एन का, पहली बात है इफ इट इज ऑल्सो क्या होगा, लोअर बाउंड, पहले इसके लिए लोअर बाउंड होना बहुत जरूरी है, इनफीमम होने के लिए लोअर बाउंड होना जरूरी है। और दूसरी बात ये है कि जो टर्म्स जो हमारे पास सेट ऑफ लोअर बाउंड्स है ना, सो जितने भी लोअर बाउंड्स है उसमें से इनफीमम 1 सबसे बड़ा हो, इनफीमम ऑफ ए एन इज ग्रेटर देन ऑल लोअर बाउंड्स, ग्रेटर देन ऑल लोअर बाउंड्स। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस राइटिंग। तो जितनी भी, जैसे अगर मैं एम छोटा एम मान लूं, दिस इज m1 m2 m3 एंड सीरीज गोज ऑन यहाँ से एम आई तक, तो मैं अगर मैं कह रही हूँ ये m जो है हमारे पास, ये m जो है ये इनफीमम है ए एन को, तो इट मीन्स कि सीक्वेंस के सारी टर्म्स इसे छोटी हैं, सो सीक्वेंस के सारी टर्म्स इससे क्या होंगी भाई, छोटी ही होंगी, और ये उनसे बड़ा होगा। ठीक है, आई बात समझ, आई होप कि आई हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक है काशी सीक्वेंस, सीक्वेंस एक टाइप है काशी सीक्वेंस, वेरी वेरी फेमस सीक्वेंस। ये किस किस्म का सीक्वेंस होता है, लेट ए एन बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, बी अ रियल नंबर, देन ए एन इज कॉल्ड काशी, काशी कब होगा, इज कॉल्ड काशी सीक्वेंस इफ देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0 and a fixed natural number, let's say n naught, such that क्या हो कि an माइनस
am is less than epsilon for all m n and m greater than or equal to n naught। और जो यहाँ पे एन नॉट पर डिपेंड कर रहा है किस पर, एप्सिलॉन पर। अब सुनो क्या था, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन याद है, अगर कन्वर्जेंस लिमिट ऑफ सीक्वेंस की याद है, उसने क्योंकि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हमारे पास सीक्वेंस जो था वो कन्वर्जेंट हो जाता था। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या, डेफिनेशन क्या थी कि जो सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस जो था वो लिमिट से बहुत छोटा होता था, लेस देन एप्सिलॉन होता था, जब एन अप्रोच करता था इन्फिनिटी को। ऐसा ही केस था आफ्टर फिक्स नेचुरल नंबर, यहाँ पे फिक्स नेचुरल नंबर हमने ये एन नॉट लिया। तो ये जो सीक्वेंस है ना, काशी सीक्वेंस मुझे क्या कहता है, ये कहता है कि सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस, गौर से सुनना, सीक्वेंस की दो टर्म्स के दरमियान का डिस्टेंस ना बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। कितना छोटा हो जाता है, लेस देन एप्सिलॉन हो जाता है। किसी खास नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस की दो टर्म्स का डिस्टेंस एप्सिलॉन से बहुत छोटा हो जाता है। मींस दैट कि उनके दरमियान का डिस्टेंस, एप्सिलॉन क्या था, कोई बहुत छोटा डिस्टेंस। मींस ये कि जो हमारे पास एक खास नेचुरल नंबर के बाद सीक्वेंस के दरमियान की जो डिस्टेंस है ना टर्म्स का, वो बहुत कम हो जाता है, मतलब वो एक दूसरे के बहुत 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 करीब हो जाती हैं। तो क्योंकि सीक्वेंस की टर्म्स का डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत कम हो जाता है, वो एक दूसरे के बहुत करीब हो जाती है, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं,